हेलो एंड वेलकम टू जीएस क्लैरिटी। स्वागत है आप सभी का जीएस क्लैरिटी में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रियम्बल प्रस्तावना के बारे में। कोई भी देश जिसके पास संविधान है वो अपने संविधान में प्रियम्बल को जोड़ता है। क्या मकसद है इस प्रियम्बल को जोड़ने का? प्रियम्बल किसी भी देश की संविधान से किस तरह का रिश्ता होता है उसको समझेंगे। थोड़ी सी ऐतिहासिक बैकग्राउंड को देखेंगे कि इसकी परंपरा की शुरुआत कैसे कहाँ से होती है। हमने अपने देश में भी, हमारे संविधान में भी प्रियम्बल को जोड़ा है। हमारे देश का जो प्रियम्बल है वो ज़्यादातर आधारित है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। जो उद्देश्य संकल्प था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो इसको लाया गया था, उसी पर हमारे देश के प्रियम्बल के जितने भी कीवर्ड हैं, की टर्म्स हैं, वो आधारित है। उन एक एक कीवर्ड को हम अपने वीडियो में बात करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, एलिबोरेट करेंगे, समझेंगे कि क्या हमारा संविधान का प्रियम्बल हमसे क्या कह रहा है, किस चीज़ का वादा कर रहा है, उसको समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं थोड़ा इसकी ऐतिहासिक बैकग्राउंड की। देखिए, सबसे पहले संविधान में प्रियम्बल को जोड़ने की परंपरा यूएसए ने शुरुआत किया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसको कहते हैं पूरा, उसने अपने संविधान में प्रियम्बल को जोड़ा। होता क्या है एक्चुअल में प्रियम्बल? देखिए, प्रियम्बल में पढ़ने वालों के लिए एक समरी कह सकते हैं कि उस पूरी किताब की, संविधान की एक समरी होती है, एक सारांश होती है जो उस पढ़ने वाले को दिखाती है। एक कह सकते हैं कि इंट्रो होता है। संविधान पूरी किताब जो मोटी बुक होगी, उस पूरी बुक के लिए उस पुस्तक का एक परिचय होगा। किताब को लिखने वाले जो लोग हैं उसकी आइडियोलॉजी, उसकी मंशा को दिखाती है, उसकी फिलॉसफी, वो क्या हासिल करना चाह रहे हैं, वो इस देश के लोगों को इस किताब के जरिए क्या देने की कोशिश कर रहे हैं, वो फिलॉसफी को दिखाती है। अगर एक आसान टर्म में बोला जाए, आसान शब्द में बोला जाए, तो हम यही कहेंगे कि जिस तरह कोई भी फिल्म रिलीज होती है उससे पहले उसके ट्रेलर को रिलीज किया जाता है कुछ दिन पहले, तो उस फिल्म के लिए जो ट्रेलर होता है वो क्या होता है? वो पूरी कहानी को तो बयान नहीं करता, लेकिन एक ऊपर से ओवरव्यू देता है आपको कि भाई इस मूवी में क्या होगा। मूवी एक्शन होगी या थ्रिलर होगी या फिर कोई कॉमेडी मूवी होगी, तो उससे हमें ट्रेलर से पता चल जाता है जो कुछ दिन पहले रिलीज हुआ होता है। उस 2 घंटे की मूवी के लिए जो 2 मिनट या 3 मिनट का ट्रेलर होता है। तो उसी तरह अगर हम कहें कि संविधान एक पूरी मूवी है, तो उसमें ट्रेलर का काम करता है प्रियम्बल। ठीक है, प्रियम्बल को पढ़िएगा तो उसमें पहले लिखा होगा शब्द वी द पीपल ऑफ इंडिया। हिंदी में रखें तो हम भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, इंग्लिश में इसका मतलब होगा सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्र, गणराज्य यानी रिपब्लिक, ये कीवर्ड है। इसके बाद आगे बात करेगा जस्टिस की, लिबर्टी की, इक्वालिटी की, फ्रेटर्निटी की। यानी जस्टिस मतलब न्याय की, लिबर्टी स्वतंत्रता की, इक्वालिटी समानता की, फ्रेटर्निटी भाईचारे की। तो ये सारे वादा करता है लोगों से। ये प्रियम्बल में लिखा हुआ कीवर्ड है। इसके बाद यहाँ ठीक है ना, जो डेट ऑफ एडॉप्शन को जो हमने लिया इसको दिखाता है। ठीक है, अब एक एक करके इस कीवर्ड को चर्चा करेंगे। उससे पहले हम प्रियम्बल को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट में पहला पार्ट हो जाएगा ये शब्द है, देखते हैं आप, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये पार्ट 1 इसको कहते हैं। पार्ट 1 में इसको रखिए। पार्ट 2 में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये पार्ट 2 को दर्शाता है। देखिए, पार्ट 1 में जो होता है वो दिखाता है नेचर ऑफ स्टेट, राज्य का नेचर मतलब व्यक्तित्व, व्यवहार, राष्ट्र का नेचर। कोई बाहरी पढ़ने वाला होगा या आप संविधान को जब पढ़ेंगे तो प्रियम्बल में जब इन शब्दों को देखेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि हमारे देश का नेचर किस तरह का होगा अपने लोगों के प्रति। तो ये शब्द आपको बयां करेंगे कि भाई देश का नेचर ये है। इसके बाद जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये जो होता है ये स्टेट की ऑब्जेक्टिविटी को दिखाती है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब वो हासिल क्या करना चाहता है, उनके मकसद को दिखाती है। और लास्ट में ये वाला पार्ट, थर्ड पार्ट जो होता है उसको हम डेट ऑफ एडॉप्शन, जब हमने एडॉप्ट लिया उसको दिखाता है। तो एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहला जो शब्द प्रियम्बल में इस्तेमाल किया गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। देखिए यहाँ पे है ना, हम भारत के लोग, पहला ही शब्द है। ये क्या कहना चाह रहा है, इसका मीनिंग, इसका इंटेंस भाव क्या है, इसको समझते हैं। देखिए,
प्रियम्बल आपसे बात कर रहा है कि भाई हम भारत के लोग का मतलब पढ़ने वाले को बता रहा है कि भारत के लोगों ने अपना संविधान लिखा। जो असली पावर है, वास्तविक पावर जो है वो भारत के लोग हैं। संविधान में कोई भी रूल्स रेगुलेशंस कानून वगैरह जो है उसको कहाँ से मिल रही है? भारत के लोगों से मिल रही है। ठीक है, तो मतलब अल्टीमेटली सुप्रीम पोजीशंस पर हैं कौन? भारत के लोग हैं। और वे पढ़ने वालों को बता रहा है प्रियम्बल वी द पीपल ऑफ इंडिया के जरिए कि जब इंडिया के लोगों ने अपने संविधान को लिखा तो वो सोवरेन थे। इस बात को हम आगे समझेंगे कि सोवरेन क्या मतलब होता है। हिंदी में अगर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब होता है इसको हम जानेंगे। तो वो पढ़ने वालों को बता रहा है कि इंडिया का संविधान भारत के लोगों ने लिखा, भारत के लोग ही असलियत के पावर हैं, वहीं से पावर सब कुछ संविधान को मिल रहा है। भारत के लोग सर्वोच्च हैं, सुप्रीम हैं और वो सोवरेन जो होकर लिखे हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 की हम बात करें। पार्ट 1 में हमने 5 कीवर्ड के बारे में चर्चा की है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। हम थोड़ा उल्टा चलेंगे। ये स्टेट की नेचर को दिखाता है, यानी एक राज्य अपने लोगों के प्रति किस तरह का व्यवहार रखेगा उसको दिखाता है। नेचर ऑफ स्टेट के बारे में बताता है। तो हम थोड़ा उल्टा चलते हैं, इधर से एक एक कीवर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। पार्ट 2 है। पार्ट 2 में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, किन किन चीजों पर न्याय मिलनी चाहिए हमें वो बात करेंगे। स्वतंत्रता, लिबर्टी जो होनी चाहिए, यहाँ वो क्या है? देखिए, फ्रीडम का मतलब जो होता है वो भी स्वतंत्रता आजादी होती है और लिबर्टी का मतलब भी स्वतंत्रता आजादी होती है। दोनों में भाव अलग अलग है, तो उसको भी हम समझेंगे कि लिबर्टी कहाँ कहाँ हमें मिलनी चाहिए। समानता की बात हो रही है तो कहाँ हमें समानता मिलनी चाहिए, इस सब के बारे में जांच करेंगे। तो इसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव्स, यानी एक राज्य अपना नेचर अगर ऐसा रखेगा, इस तरह का अगर अपना व्यक्तित्व व्यवहार को रखेगा लोगों के प्रति, तो इन चीजों को हासिल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा है डेट ऑफ एडॉप्शंस। बात करते हैं नेचर ऑफ स्टेट। नेचर ऑफ स्टेट क्या होता है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में बात करेंगे, लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में, फिर सोवरेन को समझेंगे। ठीक है ना, तो देखिए डेमोक्रेसी जो होती है, डेमोक्रेसी 2 तरह की होती है। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, उसमें संवैधानिक राजतंत्र कह ले। मोनार्की का मतलब क्या होता है? जहां एक आदमी शासन कर रहा होगा, वन मैन जो के पास सब पावर होगी। ठीक है ना। एक होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जहां पे लोकतंत्र हो, गणराज्य, गणराज्य मतलब लोगों का राज होगा, लोग राज करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, ये दोनों बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं कि लोकतंत्र होता क्या है। इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है लोकतंत्र में? हम अपने देश को एनालाइज करते हुए, आप अपने जो देश में जिस तरह हमारा काम कर रहा है उसी को देखते हुए भी कि हम अपना नेता चुनते हैं, वोट करके चुनते हैं। इलेक्शंस होने का जो फीचर्स है डेमोक्रेसी में, दूसरा फीचर होना चाहिए। हम अपने हर देश में देखेंगे तो हर 5 साल में इलेक्शंस होता है। इक्वल पॉलिटिकल राइट, हमारे देश में कोई भी सरकारी हो जिसमें नौकरी होती है, कोई भी सरकारी जॉब निकलती है या कोई भी इलेक्शंस लड़ना चाहे तो उसको इक्वल पॉलिटिकल राइट है। दूसरा है कि वोटिंग के लिए राइट हो, एक मतलब सर्टेन क्राइटेरिया है, एक एज कितना है कि 18 साल जब आपकी एज हो जाती है तब आप वोट देने के लायक हो जाते हैं। तो बिना किसी भेदभाव के कि वो महिला है या पुरुष है या अमीर है या गरीब है, तो बिना किसी भेदभाव के आप वोट करते हो, अपने नेता को चुनते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो आप नेता चुनते हो वही नेता आपके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाता है। ये होता है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। ठीक है, अब लोकतंत्र कई प्रकार का होता है, उसमें से जो ब्रॉड मीनिंग जो वो 2 तरह का होता है। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और दूसरा होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है? देखिए, ये मोनार्की जैसे राजतंत्र होता है, वो राजतंत्र इसमें भी वोट होता है, इसमें भी वोट करके अपने नेता को चुनते हैं, लेकिन इसमें एक नॉर्मल सा फर्क होता है, छोटा सा, उसको हम समझेंगे इसमें। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में होता क्या है कि रियल पावर जो होती है, वास्तविक शक्ति कह ले, तो वो पीएम और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है। ठीक है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जिसको कहा जाता है। लेकिन नॉमिनल पावर, एक नाम मात्र का पावर जो होता है वो होता है हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट के पास होता है। ठीक है ना। जैसे नॉमिनल पावर क्या होता है, इसका अगर आसान शब्द में कहा जाए तो हर फैमिली में जैसे दादाजी होते हैं, तो दादाजी जो कुछ कभी कभी देखिए आप कुछ फैसले करते हैं तो वो आपके फैसले के प्रति वो कुछ एडवाइस करते हैं आपको।
हो सकता है कि आप उसकी एडवाइस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, नहीं मानते हैं, उसकी सलाह को, आप दादाजी की सलाह को नहीं मानते हैं, लेकिन वैल्यू करते हैं, उनको एक इज्जत प्रतिष्ठा करते हैं, उसकी बात को आप इनकार नहीं करते हैं, साथ ठुकराते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपके नजर में उसका सम्मान है। तो नॉमिनल पावर भी कुछ इसी तरह का होता है कि हमने हेड ऑफ द स्टेट जो होता है उसको कुछ पावर दे के रखा है। हम उसकी पावर को ऐसा नहीं कि उसको फॉलो ही करें, वो जो कहेंगे उसको हमें मानना ही है, लेकिन एक सम्मान है, एक प्रतिष्ठा है, उसी को कहा था नॉमिनल पावर। तो नॉमिनल पावर जो हेड ऑफ द स्टेट का जो पद होता है, सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में हेड ऑफ द स्टेट का जो पद होता है वो अगर हेरिडेटरी, वंशानुगत यानी वंश दर वंश चल रहा है बिना किसी चुनाव के, तो उसको कहा जाता है कि वहां की जो डेमोक्रेसी है वो मोनार्की है। ठीक है, राजतंत्र है, वहां की संवैधानिक राजतंत्र है कि हेड ऑफ द स्टेट को आप चुनाव करके नहीं यानी चुन रहे हैं, वो एक किसी परिवार से है, राजा का परिवार से है, और वही वंश दर वंश उस पद को संभाले हुए। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल में यूके का ले सकते हैं। यूके में जो रियल पावर है, इसको आप जानते ही हैं, ये जो अभी प्राइम मिनिस्टर है यूके के, ऋषि सुनक, तो उसको लोगों ने चुना है, लेकिन वहां की जो किंग या क्वीन जो भी है, तो उसको लोगों ने नहीं चुना, वो एक खास फैमिली से बिलोंग करते हैं और वंश दर वंश उसी फैमिली का कोई मेंबर ही होता है इस पद को, हेड ऑफ द स्टेट को संभालने के लिए। ठीक है, तो ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब बात करते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लोकतांत्रिक गणराज्य क्या होता है। ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य का सीधा सीधा मतलब जानिए कि हेड ऑफ द स्टेट का पद जो है उसको आप चुनाव करके, चुनाव के इलेक्शंस करा के आपने चुना हो, तो इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमारे देश में प्रेसिडेंट के लिए चुनाव होता है, उसमें हम इनडायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे? जैसे हमने वोट किया, अपने एमएलए या एमपी को चुना, और वो एमएलए एमपी हमारे लिए प्रेसिडेंट को चुनते हैं, जो एक इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू होती है। तो इसी तरह से हमने वोट करके ही, एक्चुअल में हमने ही उसको चुना है, यानी हमारे एमपी एमएलए किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको संबोधित करते हैं, हमें ही, तो अपने निर्वाचित क्षेत्र के लोगों को ही संबोधित करते हैं, दिल्ली में हो या स्टेट की लेजिस्लेटिव में हो। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि हमने अपने हेड ऑफ द स्टेट जो होता है उस पोस्ट के लिए हमने चुनाव कराया, और चुनाव के जरिए हमने चुना उस पोस्ट के लिए, तो उसको कहा जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया में। तो रियल पावर जो होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं प्रधानमंत्री की, और रियल पावर उन्हीं के हाथ में होती है। अब थोड़ा यूएसए को बात देखते हैं कि यूएसए में किस तरह का सिस्टम है। यूएसए भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को रिप्रेजेंट करता है, संबोधित करता है। वहां के राष्ट्रपति को लोग डायरेक्ट चुनाव के जरिए चुनते हैं, और वो राष्ट्रपति ही वहां का रियल पावर होता है। जब जैसे हमारे यहाँ पीएम के पास जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट पीएम होता है, लेकिन वहां हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मीनिंग। बात करते हैं कि सोवरेंज का क्या मतलब होता है। देखिए, सोवरेंज का ब्रॉड सेंस अगर लिया जाए, एक आसान शब्द में समझा जाए, तो जब आप कोई फैसला ले रहे होते हैं, आप पर कोई बाहरी दबाव ना हो, कोई कंट्रोल, कोई अथॉरिटी जो बाहर की हो वो आपको प्रभावित ना कर रही हो आपके फैसले से, तो यानी आप अपने फैसले के प्रति सोवरेंज हैं। ठीक है ना, फ्री टू टेक आवर ओन एक्शंस। एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सोवरेंज, ये एक स्टूडेंट है और ये एक पर्सन है जो जॉब करता है। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं, तो ये इन दोनों को आईफोन खरीदना है। देखिए, स्टूडेंट जब आईफोन खरीदेगा तो उसके सामने कई तरह के सवाल आएंगे कि अभी स्टूडेंट लाइफ में इतना महंगा फोन लेना चाहिए या नहीं। हो सकता है कि ये अफोर्ड ना कर पाए, इसकी फैमिली इसको अलाउ ना करे, इसके फैसले के अगेंस्ट हो, या हो सकता है फैमिली इसको अलाउ करे, फिर भी इसको कई तरह से, जैसे समाज का भी दबाव आ जाए कि समाज क्या कहेगी, इतना महंगा फोन स्टूडेंट चला रहा है। ये भी कई तरह की हो सकती है। यानी ये अपने फैसला जब ले रहा है तो इस पर कई तरह के दबाव, कई तरह के प्रेशर उस फैसले के प्रति उसको रिस्ट्रेन कर रहे हैं, बाधित कर रहे हैं। लेकिन ये पर्सन जो जॉब कर रहा है, इनको अच्छी खासी इसके पास इनकम है, तो जब इसको आईफोन लेना होगा तो ये सीधा स्टोर पे जाएगा, आईफोन ले लेगा बिना किसी सोच विचार किए, ना
नहीं उसको इस बात की चिंता होगी कि समाज क्या कहेगा या फैमिली क्या कहेंगे, इतना महंगा फोन क्यों ले लिए, ये बस जाएगा और अपना स्टोर ले लेगा। तो दोनों का मेरा कहने का सेंस है, दोनों जब आईफोन लेने के लिए फैसला कर रहे थे तो दोनों में ज्यादा अपने फैसले के प्रति झुकाव किसका था, अपने अटल किसका था, कॉन्क्रीट जो कहा जा सकता है डिसीजंस किसका था, तो इनका था। तो और इनके डिसीजंस में कई तरह के रिस्ट्रेन आ रहे थे, बाधित हो रही थी इसके फैसले, ये अपने फैसले के प्रति कई तरह के सवाल इसके मन में आए, या पेरेंट्स इसको हो सकता है कि रोक रहे होंगे। तो ये अपने फैसले के प्रति सोवरेनिटी नहीं थी। अब बात करते हैं कि इंडिया जो भारत अपने फैसले क्या पूरी तरह से सोवरेन होता है अपने फैसलों के प्रति, उसको देखेंगे। तो देखिए हमारी सोवरेनिटी, हमारे देश की सोवरेनिटी 100% कहाँ दिखेगी आपको, जैसे एग्जाम्पल में देखिए भारत अपने फैसलों के प्रति 100% सोवरेनिटी दिखता है 1998 में जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया। कई सारे देशों ने हमको रोकने की कोशिश की, इवन यूएसए को भी ले लें, यूएसए ने भी हम पर कई सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान, तो लेकिन हमने फिर भी किया, ये हमारा इंटरनल मैटर रहा, हमने फिर भी 1998 में परमाणु परीक्षण किया और सफल भी रहा। अब अभी रिसेंट का अगर एग्जाम्पल लें, 2019 में हमारे वीर जवानों की बलिदान का बदला लेने के लिए हमने एयर स्ट्राइक किया एलओसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच के लाइन को कहा जाता है। तो हमने लाइन के उस पार एलओसी पर हमने एयर स्ट्राइक के वायु हमले करवाए। तो ये हम यहाँ पर आपको भारत इंडिया 100% अपने फैसलों पर सोवरेन दिख रहा है, लेकिन कुछ ऐसे फैसले भी हैं जहां पर हमारी सोवरेनिटी कंप्रोमाइज होते हुए दिखेगी। एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब हमने परमाणु परीक्षण किए तो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम पर, आर्थिक गतिविधि पर कई तरह के सैंक्शंस लगाए यूएसए के द्वारा, जिसको हमने कंप्रोमाइज किया। वर्ल्ड बैंक से जब हम लोन लेने के लिए जाते हैं, विश्व बैंक पर जब हम इंडिया लोन लेने के लिए जाता है, तो वर्ल्ड बैंक उसको कई तरह के कंडीशंस को फॉलो करने के लिए, मानने के लिए कहता है। वहां पर हमारी सोवरेनिटी कंप्रोमाइज हो रही है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का जो नेशनल ट्रीटमेंट होता है, क्या होता है नेशनल ट्रीटमेंट? इनका कहना है कि अगर आपके देश में कोई बाहर की कंपनी आ रही है, यानी विदेशी कंपनी अगर कोई भारत में आती है, तो भारत जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह का एनवायरनमेंट अपने देश की कंपनी को, भारतीय कंपनी को दे रहा है, उसी तरह का व्यवहार, एनवायरनमेंट विदेश की कंपनी को भी देगा। ये नेशनल ट्रीटमेंट का कहना है। एग्जाम्पल लीजिए, देखिए फ्लिपकार्ट इंडिया की कंपनी है, तो इंडिया की कंपनी है, तो इंडिया ने जो एनवायरनमेंट या जो अपॉर्चुनिटीज फ्लिपकार्ट के लिए दिया है, सेम वो अमेजोन के लिए भी दिया होगा, जो यूएसए की कंपनी है। सेकंड, और अगर कंप्रोमाइज का एग्जांपल ले तो टेक कंपनीज जो होती है, फेसबुक, गूगल, ट्विटर, तो इस पे हम अपना अकाउंट बनाते हैं, हम अपने इंटरेस्ट को शेयर करते हैं, पसंद नापसंद को शेयर करते हैं, और ये सारा डेटा जो होता है वो कहाँ स्टोर होता है? यूएसए में, अमेरिका में, कैलिफोर्निया सिटी जो सिलिकॉन वैली कहा जाता है अमेरिका का, वहां पे डाटा शेयर होता है। तो इससे होता क्या कि एक तो सिक्योरिटी का थ्रेट होता है, नेशनल सिक्योरिटी का डर होता है कि भारतीयों का डाटा कैलिफोर्निया में है, तो कुछ कंडीशंस होते हैं जो फेसबुक, गूगल के साथ इंडिया को मानना पड़ता है, कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो वहां पर हमारी सोवरेनिटी जो है वहां पर कंप्रोमाइज होती हुई दिखी। हालांकि गवर्नमेंट इस पर काफी ज्यादा एक्शंस ले रही है कि इन कंपनियों को कि हमारा जो डाटा है इंडियंस का, वो इंडिया में ही रिस्टोर हो। दूसरा है कि क्लाइमेट चेंज को अगर ले जाए, जलवायु परिवर्तन को लेकर, तो जलवायु परिवर्तन कई सारे विश्व के देशों के द्वारा कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं कि जलवायु में जो इतनी सारी उतार चढ़ाव आ रही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए, नेट जीरो को लाने के लिए कई तरह के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है इंडिया को भी। तो वहां पर हमारी सोवरेनिटी कंप्रोमाइज होती हुई दिखेगी। नेट जीरो क्या होता है? एक नॉर्मल आम भाषा में अगर समझें तो अगर ये एक पेड़ है, ये एक इंसान है, हम सब जो है इंसान ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 पेड़ को लेता है, ठीक है ना, एब्जॉर्ब करता है। अगर ये पेड़ एक दिन में 100 ग्राम ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहा है, तो वही 100 ग्राम ऑक्सीजन को ये इंसान लेता है और फिर ये 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, जो ये पेड़ ले लेता है। तो इस तरह का एक साइकिल चलते रहता है, तो इसको कहा जाता है नेट जीरो। इस वीडियो में हमने बात किया कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या होता है,
सॉवरेनिटी क्या होती है और प्रियम्बल क्या होता है, प्रियम्बल क्या दिखाने की कोशिश करता है पढ़ने वाले को। संविधान जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको प्रियम्बल के जरिए क्या पता चलता है इसके बारे में, और जो इनके कीवर्ड रह गए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर डिस्कशंस।